हेलो बच्चों, कैसे हैं आप सभी लोग। मेरे ख्याल सारे बच्चे बहुत अच्छे से पढ़ रहे होंगे। अच्छा, आज हम डिस्कस करने वाले हैं आईएमओ के प्रीवियस ईयर के क्वेश्चंस। ठीक है, तो बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस मैं लेकर आया हूं जो पीवाईक्यू हैं सारे के सारे, मतलब पिछले आईएमओज में आए हुए हैं। और सारे क्वेश्चन जो हम डिस्कस करेंगे वो स्टेज 2 के क्वेश्चंस हैं। ठीक है, तो अच्छे लेवल के क्वेश्चंस भी हैं, कुछ एवरेज लेवल के क्वेश्चंस भी हैं। तो वन बाय वन चलिए स्टार्ट करते हैं हम। तो हमारा आज का पहला क्वेश्चन प्यारे बच्चों देखिएगा आप लोग। क्वेश्चन बोल रहा है द रिमाइंडर व्हेन 15 टू द पावर 23 प्लस 23 पावर 23 इज डिवाइडेड बाय 19 इज। तो आपसे पूछा है कि रिमाइंडर क्या होगा जब हम इस नंबर को 19 से डिवाइड करने वाले हैं। बच्चों बहुत ही अच्छा और थोड़ा हाई लेवल का क्वेश्चन है, मतलब अचीवर सेक्शन का क्वेश्चन है एक तरह से अगर ये देखा जाए तो क्या करेंगे हम इसमें, देखो दिमाग लगाना है। 15 की पावर भी 23 हो रही है और 23 की पावर तो 23 दी हुई है। तो आप क्या करो, ऐसा लिखो 15 टू दी पावर 23। अब आप इसे क्या लिख सकते हो मुझे बताओ। हम इसे ये नहीं लिख सकते 19 माइनस 4 और इसकी पावर कितनी 23। ऐसा किया जा सकता है प्यारे बच्चों। ऐसे ही हम 23 पावर 23 को क्या लिख सकते हैं मुझे बताओ। तो हम इसे भी लिख सकते हैं 19 प्लस 4 और पावर इसकी भी कितनी 23। अब थोड़ा सा बच्चों बाइनोमियल थ्योरम का कॉन्सेप्ट यहां पर यूज में लेना पड़ेगा यार। ठीक है, तो देखो जब हम इसको एक्सपेंड करेंगे बाइनोमियल थ्योरम से तो देखो बहुत बड़ी टर्म बनती है, पर हम बहुत यहां पर केवल मेन चीज जो है हमें वो चाहिए, मैं वो सीधा लिखने वाला हूं। तो देखो जब आप इसको एक्सपेंड करोगे ना तो आपके पास 19 के साथ कुछ चीजें सॉल्व होंगी और हम जो भी वो सॉल्व होकर वैल्यूज आएंगे हम उसे मान लेते हैं m। और साथ में लास्ट में क्या बनने वाला है, लास्ट में हमारे पास बनेगा -4 की पावर 23। ठीक है, ये टर्म हमारे पास बनने वाली है। जब आप बाइनोमियल थ्योरम को एक्सपेंड करते हो फिर उसे सॉल्व करते हो तो ऐसा कुछ बनने वाला है। ठीक है, m क्या है, 19 के अलावा जो कुछ भी वहां पर आएगा वो सब सॉल्व करके हमने इस तरह से इसे लिखा हुआ है। आगे बढ़ते हैं, 19 प्लस 4 को भी जब आप एक्सपेंड करोगे पावर 23, इसे भी जब आप एक्सपेंड करोगे प्यारे बच्चों तो ये भी यही आएगा 19। अब देखो यहां m लिया है तो यहां n ले लो, क्योंकि ये माइनस में है ये प्लस में, तो कुछ तो अलग होना ही है। ठीक है, और साथ ही साथ यहां पर क्या बनेगा 4 की पावर 23। ठीक, अब हमसे पूछा क्या है कि इस एक्सप्रेशन को जब आप डिवाइड करोगे किससे 19 से तो रिमाइंडर क्या होगा। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। 15 की पावर 23 की जगह पर हम ये एक्सप्रेशन लिख सकते हैं और 23 रेज़ टू दी पावर 23 की जगह हम ये लिख सकते हैं। तो एक बार जरा इन दोनों को ऐड करके लिखते हैं। ठीक है, तो क्या बनेगा हमारे पास 19m प्लस 19n और साथ ही साथ हमारे पास क्या बनेगा -4 पावर 23 प्लस 4 और पावर 23। अब पहले तो मुझे एक बात बताओ बच्चों, -4 की पावर 23 और 4 की पावर 23, देखो जब हम इन्हें एक्सपेंड करेंगे खोल देंगे तो 4 की पावर 23 और 4 की पावर 23 न्यूमेरिक वैल्यू तो दोनों की सेम रहने वाली है, पर चूंकि नेगेटिव नंबर की ऑड पावर है तो ये नेगेटिव में ही रहेगा नंबर। इसका मतलब ये पॉजिटिव में बनेगा और ये नेगेटिव में बनेगा, तो ये दोनों तो एक दूसरे को क्या कर देंगे बच्चों, कैंसिल आउट कर देंगे। अल्टीमेटली आपके पास क्या बचेगा 19 मल्टीप्लाइड बाय m प्लस n। ठीक है, अब जब आप इस नंबर को डिवाइड करने जाओगे किससे 19 से, तो खुद सोचिए बच्चों कि ये पूरा नंबर 19 का क्या है मल्टीपल है, और अगर ये नंबर 19 का मल्टीपल है तो 19 से कंप्लीटली डिवाइड हो जाएगा, और कंप्लीटली डिवाइड होगा तो रिमाइंडर कितना आएगा बच्चों 0, क्योंकि कंप्लीटली डिवाइड होता है तो रिमाइंडर क्या बचता है 0 बचता है। ठीक है, क्वेश्चन नहीं पूछ रहा है वो, रिमाइंडर पूछ रहा है। रिमाइंडर क्या बचेगा 0। कंप्लीटली डिवाइड होता है तो रिमाइंडर क्या ही बचता है 0 ही बचता है। तो मेरे ख्याल से आपको ये क्वेश्चन समझ में आया होगा, बहुत ही अच्छा क्वेश्चन था और इसमें जो कॉन्सेप्ट यूज हो रहा है वो बाइनोमियल थ्योरम से थोड़ा सा हमने हेल्प लिया उसका कि वो कॉन्सेप्ट यहां लगेगा। चलिए आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। ये भी अच्छा क्वेश्चन है। ठीक है, क्वेश्चन क्या कह रहा है एक बार पढ़ लेते हैं। अ स्ट्रिंग व्हेन वाउंडेड ऑन द एक्सटीरियर 4 वॉल्स ऑफ अ क्यूब ऑफ साइड n सेंटीमीटर। एक क्यूब आप देख सकते हैं प्यारे बच्चों। ठीक है, इस क्यूब को क्या किया है, स्ट्रिंग लेकर के चारों वॉल्स पर ऐसे लपेट दिया गया है। समझ रहे हो मेरी बात, आगे बढ़ते हैं। और साइड भी दिया हुआ है क्यूब का, कितना है n सेंटीमीटर। क्यूब है तो ऑब्वियस सी बात है सारी एजेस इसकी इक्वली होने वाली है ना। स्टार्टिंग एट पॉइंट सी, तो सी पॉइंट से स्ट्रिंग को इस पे वाउंड करना स्टार्ट किया गया है, एंडिंग एट पॉइंट डी, और पूरा चारों वॉल्स को कंप्लीटली किया है। देखिए इस कॉर्नर से स्टार्ट हुआ और ऊपर पूरे कॉर्नर पर ये गया है। क्या बोल रहे हैं, कैन गिव एग्जैक्टली 1 टर्न, और कंप्लीटली 1 टर्न लिया है उसने, मतलब सी पॉइंट से स्टार्ट हुआ तो कुछ हिस्सा इस वॉल पे आया होगा, फिर समझ रहे हो ना, टोटल जो भी 4 वॉल होती है तो 4 वॉल पर आते आते लास्ट देखो इस पॉइंट से स्टार्ट हुआ वर्टेक्स से
और इस डी वर्टेक्स पे जाकर के पूरा एक कंप्लीट राउंड उसका हो गया। और क्या बोला है, द लेंथ ऑफ द स्ट्रिंग इज, तो आपसे इस स्ट्रिंग की क्या पूछ रहा है, लेंथ। अब देखो इस क्यूब की 4 वॉल है हमारे पास, हम चारों वॉल्स को एक बार सेपरेटली यहां पर ड्रॉ करके थोड़ा सा डिस्कस करते हैं उनके बारे में। ये पहली वॉल हो गई, ये हो गई बच्चों दूसरी वॉल, ठीक है, ये हो गई हमारी तीसरी वॉल। अब ये मत कह देना कि सर ये तो रेक्टेंगल लग रहे हैं, क्यूब नहीं लग रहे हैं। भाई रफ डायग्राम है, देखो क्वेश्चन ने भी बोला है यार, है ना, सी नॉट ड्रॉन टू द स्केल, तो रफ डायग्राम बना है तो सबको हमें स्क्वायर ही मानना है, ठीक है। चलिए अब स्ट्रिंग को हम यहां, ये मान लीजिए हमारा सी पॉइंट है, स्टार्ट कर रहे हैं, तो आप खुद दिमाग लगाओ, यहां से हमने अगर स्ट्रिंग को स्टार्ट किया तो पहले वो जो जहां जाकर के वो टच करेगी वो वाला पार्ट कितना होगा। देखो 4 पार्ट्स होने वाले हैं बेसिकली, 4 वॉल है ना, और 4 में कंप्लीट एक टर्न पूरा हो जाता है, तो इसका मतलब हम ये कहेंगे कि ये वाला पार्ट कितना होगा, n/4। देखो नीचे की साइड तो सबके लिए n ही रहने वाली है ना, ये पार्ट कितना होगा, n/4। अब जब दूसरा टर्न आएगा तो दूसरे टर्न पर ये क्या होगा बच्चों, ये n/4 यहां से स्टार्ट होगा, मगर ये पहुंच जाएगा इसके हाफ पर। हाफ मतलब कितना हो जाएगा, ये यहां से अगर मैं बात करूं तो ये वाला पार्ट हो जाएगा अब n/2। देखो आधा बढ़ रहा है, पहले n/4 था, अब उसमें n/4 ही और ऐड हो जाएगा, तो कितना हो जाएगा n/2, और ये वाला पार्ट कितना हो जाएगा अब n/4। और आगे बढ़ो, अब n/2 से ये स्टार्ट होगा यहां पर, और ये पहुंचेगा कहां पर, 3n/4 पर, ठीक है। ये कहां पहुंच जाएगा, ये पार्ट हो जाएगा 3n/4 पर, ठीक है, यानी कि अभी भी n/4 पार्ट रिमेनिंग है, समझ रहे हो आप मेरी बात। अच्छा अब ये फिर n/2 से उठेगा और ऊपर कहां चला जाएगा, इस बार ये भी चला जाएगा कहां, 3n/4 पर, ठीक है, ये आ गया 3n/4, और ये जैसे ही हम यहां पर इसे लेंगे ये टच करेगा बिल्कुल यहां से। अरे यार ये क्या हो रहा है, ठीक है, देखिएगा बच्चों हम दोबारा से ड्रॉ करते हैं, यहां से एक सीधा लाइन जाएगा और ये इस बार पूरा कंप्लीटली एक टर्न हो चुका है, ठीक है। और ये वाला जो पार्ट होगा ये वापस से कितना हो जाएगा, अगर केवल ऊपर के पार्ट को काउंट करूंगा तो ये n/4 होगा, और नीचे का पार्ट जो होगा वो होगा 3n/4। तो एक चीज जो यहां सब जगह कॉमन आ रही है, आप पहले पार्ट को देख लो, अगर आपको ये स्ट्रिंग की लेंथ है, इसे L मान लेता हूं मैं, ठीक है, यहां पर तो राइट एंगल होगा, तो हम बहुत इजीली पाइथागोरस थ्योरम की हेल्प से इस L को कैलकुलेट कर सकते हैं। अब आप हर जगह सेम चीज देखोगे, यहां पर भी अगर आप कैलकुलेट करने जाओगे तो देखो वही सिचुएशन बन रही है, यहां पर भी आप जब जाओगे तो भी वही सिचुएशन बन रही है, और यहां पर तो आप उल्टा देख ही सकते हो कि यहां पर भी वही सिचुएशन बन रही है। तो देखा जाए तो ये और ये चारों क्या बन रहे हैं, पाइथागोरस थ्योरम यहां पर लग सकती है, क्योंकि ये राइट एंगल ट्रायंगल बन रहे हैं। तो हम किसी एक की लेंथ निकाल लेते हैं, मतलब हाइपोटेनस निकाल लेते हैं, और सीधा 4 से उसे क्या कर देंगे, मल्टीप्लाई कर देंगे। तो निकालते हैं, L निकालना है तो L² इज इक्वल टू n² और प्लस n/4 का स्क्वायर कर देंगे। ओपन करते हैं, आगे बढ़ते हैं, तो n² प्लस इसका क्या बनेगा, n² अपॉन 16, ठीक है। थोड़ा सा सॉल्व करो, एलसीएम ले लोगे तो 16 इंटू 116 ही रहेगा, प्लस 1n², तो यानी कि ये हो जाएगा बच्चों 17/16 n²। अच्छा हमें L² थोड़ी चाहिए, हमें तो L चाहिए ना यार, तो स्क्वायर रूट निकाल देंगे, और क्या, तो L इज इक्वल टू रूट ओवर 17/16 n², ठीक है। और फाइनली हमारे पास जो हमारे इस L की वैल्यू आएगी वो कितनी आ जाएगी, 17 तो रूट के अंदर ही रहेगा, साथ में अपॉन में 4 और इंटू n भी रहेगा। अच्छा एक L निकालिए, कितनी जगह निकालनी है, 4 टाइम्स, तो इसे किससे मल्टीप्लाई कर दोगे, 4 से, तो ये 4 गया, ये 4 गया, कितना बचा, √17n, तो यही होगा हमारे लिए आंसर, √17n। तो कौन सा ऑप्शन मिल रहा है आपको, ऑप्शन बी मिल रहा है, √17n, ये हमारा आंसर हो जाएगा। देखो क्वेश्चन इजी है, ये क्वेश्चन कोई बड़ा क्वेश्चन नहीं है, कोई बड़ा सा कॉन्सेप्ट भी इसमें हमने यूज नहीं किया, बेसिक सा पाइथागोरस थ्योरम यूज किया है और इजीली हमारा काम हो गया। पर सोचना कैसे है वो हमें तो सीखना होता है बेसिकली, ठीक है। किसी भी बड़े ओलंपियाड को जब आप दे रहे होते हो तो यही करना होता है, सोचना ही आपको आना चाहिए, कॉन्सेप्ट तो आपको आपके टीचर सब पढ़ाते ही हैं, ठीक है। आगे बढ़ते हैं, हाँ ये भी एक अच्छा क्वेश्चन है, आप देख सकते हो क्वाड्रेटिक इक्वेशन का ये क्वेश्चन है, एक बार क्वेश्चन पढ़ते हैं फिर डिस्कस करेंगे। इफ बोथ a and b belongs to the set 1, 2, 3, 4, then the number of equation of the form ax² plus bx plus 1 equal to 0 having real roots। हमें इसके
रियल रूट्स की बात करनी है कि रियल रूट्स क्या होंगे, और क्या पूछ रहा है साथ साथ, द नंबर ऑफ इक्वेशंस ऑफ द फॉर्म दिस हैविंग रियल रूट्स, इस तरह के कितने इक्वेशंस जिनके रियल रूट्स हो सकते हैं। तो हमें कंडीशंस चेक करनी है बेसिकली कि कितनी ऐसी कंडीशंस हो सकती हैं। तो वन बाय वन चेक करेंगे। पहले तो देखो रियल रूट्स के लिए क्या कंडीशन होती है हमारे पास, आपको भी पता है रियल रूट्स कब आते हैं, दो कंडीशन होती है, डी ग्रेटर देन 0 हो या इक्वल टू 0 हो। डी नेगेटिव हो गया, लेस देन 0 हो गया, उस कंडीशन की हम बात ही नहीं कर रहे। हम कौन सी बात कर रहे हैं कि जो हमारा डी है, डी बोले तो क्या, डिस्क्रिमिनेंट, या तो वो ग्रेटर हो या तो वो इक्वल हो। यही दो कॉन्सेप्ट हैं, तीन केस में से ये दोनों केस यहां पर हमें यूज करने पड़ेंगे क्योंकि उसने रियल रूट्स की बात करी है और दोनों में रियल रूट्स होते हैं। पहली केस में क्या होते हैं, रूट्स आर रियल बट डिफरेंट या डिस्टिंक्ट भी कहते हैं। सेकंड केस में क्या कहते हैं, रूट्स आर इक्वल एंड रियल। तो दोनों केस हमें यहां पर लेने पड़ेंगे एक साथ। चलिए, तो पहले जो हमारी इक्वेशन है इसका डी निकाल लेते हैं। डी क्या हो जाएगा, बी स्क्वायर माइनस 4, अच्छा ए की जगह तो ए ही है बट सी की जगह क्या है 1, तो यानी कि आपके लिए डी क्या आ गया, बी स्क्वायर माइनस 4a। अब रियल रूट्स के लिए क्या करोगे, इसे ग्रेटर देन इक्वल टू क्या बोलना पड़ेगा आपको, 0। कंडीशन लगा दिया आपने, है ना, रियल रूट्स की कंडीशन आपने लगा दी। थोड़ा सा और सॉल्व करोगे तो आपके पास ये बन जाएगा बी स्क्वायर ग्रेटर देन इक्वल टू 4a। ये बन गया कंडीशन आपका। अब यहां से क्या करना है, देखो आपको क्या वैल्यूज दे रखी है, 1 2 3 4, और ये चारों वैल्यू जो है ए और बी की है ना। बोल रहा है ना, इफ बोथ ए एंड बी बिलोंग्स टू दिस, ए और बी दोनों ही इसी में से बिलोंग करते हैं। वन बाय वन आगे बढ़ते जाते हैं। पहले बात करते हैं, ए की वैल्यू 1 ले लेते हैं, ठीक है, या बी की वैल्यू आप 1 लेना चाहो तो उसकी वैल्यू को 1 ले लो, ए की वैल्यू 1 लेना चाहो ए की वैल्यू 1 ले लो, जैसा भी आप चाहो। किसी एक को एक बार सॉल्व करो, दूसरे की वैल्यू उसके रेस्पेक्ट में निकल जाएगी। तो मैं ए की वैल्यू को लेता हूं, चलो ए की वैल्यू अगर मैं बच्चों 1 लेता हूं तो देखो 4a में रखूंगा, कितनी आ जाएगी वैल्यू, 4 आ जाएगी, ठीक है। अब बची हुई 2 3 4 जरा बी स्क्वायर में डाल के देखो। पहले अगर बी का वैल्यू 1 डालोगे तो 1 का स्क्वायर 1 ही होता है, जो कि 4 से कैसा है, छोटा। हमें क्या चाहिए, हमारा जो बी स्क्वायर हो वो ग्रेटर देन या इक्वल होना चाहिए, किससे, 4a से। तो अगर आप बी का वैल्यू 1 ले लेते हो तो वो तो 1 का 1 ही रह जाएगा, मतलब 4 से छोटा हो गया, और हमारा 4a जो है वो छोटा होना चाहिए बी स्क्वायर से। अब बी का वैल्यू 2 ले लो, देखो बी का वैल्यू क्या लेते हैं हम, पहले 2 लेते हैं। तो जैसे आपने बी का वैल्यू लिया 2, तो 2 का स्क्वायर कितना हो गया 4, और 4a का वैल्यू भी कितना है 4, इक्वल हो गया, मतलब इक्वल वाला केस तो हम ले सकते हैं, मतलब 2 तो वैलिड बन जाएगा एक पॉइंट। 3 ले लो, बी स्क्वायर 3, बी स्क्वायर का वैल्यू निकालोगे तो फिर 3 का स्क्वायर यानी कि 9, और 9 भी 4 से तो कैसा होता है, बड़ा ही होता है, और हमें बी स्क्वायर बड़ा ही चाहिए 4a से। चलो 4a पर आओ, 4 पर आओ, मतलब बी का वैल्यू इस बार 4 ट्राई करो, तो 4 का स्क्वायर कितना होता है 16, जो कि 4 है, यानी कि 4 से ज्यादा है। तो मतलब ये भी हमारे लिए एक हमारे पक्ष का काम कर रहा है ना। तो देखो 3 वैल्यूज तो हमें मिल गई, मतलब ये 3 तो पॉसिबल केस हैं। आगे और बढ़ते, ये तो ए जब 1 माना था उसके लिए है, अभी तो हमें पता है ए 1 2 3 4 कुछ भी हो सकता है। अब ए को 2 के लिए चेक करते हैं एक बार, इस बार ए को लेते हैं 2। तो जैसे ए को 2 लोगे तो आपका 4a कितना बन जाएगा, 8 बन जाएगा। 4a क्या बन जाएगा 8, 4 2 जा 8 हो गया। अच्छा, अब बी के बारे में बात करते हैं वापस से। अगर बी को 1, देखो 1 लेने का कोई मतलब नहीं है क्योंकि बी स्क्वायर ही 1 का 1 ही रहेगा, तो वो तो इससे बहुत छोटा है। अच्छा 2 ले लो, 2 कितना होगा, 2 लोगे तो बी स्क्वायर की वैल्यू कितनी हो जाएगी 4, और 4 तो 8 से क्या है, छोटा है, तो ये भी नहीं ले सकते। जरा 3 पर चलो सीधा सीधा, तो बी 3 है तो बी स्क्वायर होगा 9, और 9 जो है वो बड़ा है किससे, 8 से, तो मतलब ये चल जाएगा, यानी कि 3 लिया जा सकता है। 4 का स्क्वायर कितना होता है 16, और 16 इज ग्रेटर देन 8, तो ये भी चल जाएगा। क्या मेरी बात समझ में आ गई आपको? आगे बढ़ते हैं, ए का वैल्यू इस बार लेते हैं हम 3 तो हमारा 4a कितना हो जाएगा 12। अब आ जाओ वापस बी के वैल्यूज पर, देखो बी का वैल्यू 1 तो बी स्क्वायर 1 वो छोटा है 12 से, बी का वैल्यू 2 तो 2 का स्क्वायर करोगे 4 वो भी छोटा है। 3 ले लो, 3 का स्क्वायर कितना होगा 9, वो भी 12 से छोटा है, तो 4 ही बनेगा, बस 4 पर बन जाएगा। क्यों, 4 का स्क्वायर कितना होता है 16, एंड 16 इज ग्रेटर देन 12, तो ये भी बन जाएगा। अब ए का वैल्यू इस बार कितना लेते हैं हम 4 लेते हैं, यानी कि 4a का वैल्यू कितना हो जाएगा 16। अब आओ बी पर, फिर से वही सारी बात, 4a 16 है, मतलब 16 से बड़ी वैल्यू या इक्वल वैल्यू चाहिए। 1 लो, बी स्क्वायर का 1 तो छोटा है बहुत, 2 ले लोगे, 2 का स्क्वायर 4 वो भी छोटा है, 3 का स्क्वायर 9 वो भी छोटा है, पर 4 का स्क्वायर 4 भी तो लिया जा सकता है, और 4 का स्क्वायर कितना होता है 16, और 16 इज इक्वल टू 16, मतलब ये भी वैलिड है।
तो अल्टीमेटली कितनी पॉसिबल वैल्यूज हमारे पास आ रही। क्वेश्चन ने हमसे क्या पूछा था, द नंबर ऑफ इक्वेशंस ऑफ द फॉर्म दिस हैविंग रियल रूट्स, तो कितनी बन सकती है, कितनी पॉसिबिलिटीज है, देखो काउंट करो 1 2 3 4 5 6 और 7, तो हमारा आंसर जाएगा 7, बी ऑप्शन जाएगा। देखो ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन का ही क्वेश्चन है और कॉन्सेप्ट भी कोई बड़ा सा कॉन्सेप्ट नहीं था, वही सिंपल सा डी की बात हम करते हैं, नेचर ऑफ रूट्स करके जो हमारा टॉपिक होता है उसी से रिलेटेड क्वेश्चन है। बट हाँ, क्वेश्चन जब थोड़े से अच्छे लेवल पर जाते हैं ना तो वो सॉल्यूशन नहीं पूछता, पता है क्या पूछता है, नंबर ऑफ सॉल्यूशंस कितने बन सकते हैं। इस तरह के बहुत सारे आपको क्वेश्चंस मिलेंगे बच्चों अगर आप प्रीवियस क्वेश्चंस पर जाओगे। आई होप ये क्वेश्चन आपको समझ में आ गया होगा। चलिए आगे बढ़ते हैं, एक और क्वेश्चन है, ये तो मेरे ख्याल से आप लोगों को आ जाएगा क्योंकि देखो पेपर जो होता है ना वो मिक्स होता है, अच्छे क्वेश्चंस भी होते हैं, एवरेज क्वेश्चंस भी होते हैं, है ना। तो कुछ अच्छे जो तगड़े लेवल के क्वेश्चन थे वो तो अभी हमने डिस्कस किए, अब कुछ एवरेज लेवल मॉडरेट लेवल के होते हैं वो भी क्वेश्चंस आते हैं। तो ये आप देख सकते हो, रिमाइंडर थ्योरम, फैक्टर थ्योरम के क्वेश्चन जो होते हैं बहुत इजीली हम कर सकते हैं। क्वेश्चन है फाइंड द वैल्यू ऑफ ए इज डिविजिबल बाय 2x प्लस 1। अब देखो फाइंड द वैल्यू ऑफ ए इफ दिस इज डिविजिबल बाय 1। हालांकि इसमें ना आपको ये बताना पड़ेगा कि डिविजिबल बाय 2x प्लस 1 है तो क्या, या तो ये फैक्टर हो तभी तो बात बनेगी। तो क्वेश्चन को ये बोलना चाहिए कि डिविजिबल बाय 2x प्लस 1, तो जो 2x प्लस 1 है ना वो फैक्टर होगा तभी तो आप इक्वल टू 0 कर पाओगे इसे। अगर ये बोलता है कि रिमाइंडर निकालो तब तो हम कर देते, बट उसने रिमाइंडर नहीं पूछा है, उसने क्या पूछा है, आपको वैल्यू बतानी, फाइंड द वैल्यू ऑफ ए। तो इसको ये बोलना चाहिए था इफ दिस इज अ फैक्टर ऑफ 2x प्लस 1, मतलब ये पूरा जो पॉलिनोमियल दिया हुआ है ना इसका एक फैक्टर होगा कौन, ये क्या होगा, उसका एक फैक्टर होगा। क्या होगा, फैक्टर। ये क्वेश्चन को देना चाहिए था, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। अच्छा, अब हमें ये पता है कि ये एक लीनियर पॉलिनोमियल है, ये एक n डिग्री का पॉलिनोमियल है, यानी कि n का वैल्यू 4 है। तो हम यहां पर फैक्टर थ्योरम यूज कर सकते हैं। फैक्टर थ्योरम क्या कहता है कि 2x प्लस 1 एक फैक्टर है और इससे हम अगर p ऑफ x को ये मान लेते हैं, इससे डिवाइड करेंगे तो हमारा जो रिमाइंडर होता है p ऑफ a वो क्या होता है, 0 के इक्वल होता है। तो यानी कि हमें यहां से पहले 2x प्लस 1 करेंगे तो x का वैल्यू कितना आ जाएगा, माइनस का 1/2 आ जाएगा, ठीक है। अब आपको क्या करना है, p ऑफ माइनस 1/2 निकालना है और उसको क्या कर देना है, 0 कर देना है, बस आपका काम बन जाएगा। देखो ये तभी पॉसिबल है जब ये 2x प्लस 1 एक फैक्टर हो, हालांकि यहां मेंशन नहीं किया गया पर वो होगा, ठीक है, वरना नहीं कर पाओगे फिर आप इसे। ठीक है, करते हैं। तो 2 इंटू माइनस 1/2 की पावर 4 माइनस a एक्स क्यूब करोगे किसका, माइनस 1/2 का क्यूब प्लस 4 और एक्स स्क्वायर की जगह वापस से वही माइनस 1/2 का स्क्वायर माइनस फिर से क्या 1/2 प्लस 2 और इक्वल टू, इसे ही तो क्या करना है हमें 0। देखो अब कुछ पॉसिबिलिटी होगी तभी तो हमारा ए का वैल्यू निकल पाएगा। देखो अब निकल जाएगा बहुत इजीली हमारा ए। आगे बढ़ते, तो माइनस 1/4 की पावर 4 है। देखो नेगेटिव पावर पर, नेगेटिव नंबर पर अगर इवन पावर होती है तो पॉजिटिव ही निकल कर आता है, ठीक है। तो यानी कि ये बनेगा 2 इंटू 1/2 की पावर 4 16 होता है, तो यहां लिख देते हैं, ठीक है, नेगेटिव पॉजिटिव में बदल जाएगा। ये नेगेटिव नंबर पर ऑड पावर है तो नेगेटिव बन के निकलेगा, बट बाहर एक नेगेटिव साइन है जो इसे पॉजिटिव में बदल देगा। तो प्लस a/1/2 का क्यूब 8 हो जाएगा, ठीक, प्लस देखो नेगेटिव नंबर के ऊपर पावर इवन है तो ये बनेगा 4 और 1/2 का स्क्वायर करोगे तो वो भी 4 हो जाएगा। ये माइनस माइनस प्लस का क्या बन जाएगा 1/2 और ये प्लस 2 और बराबर में 0। सॉल्व कर सकते हो बहुत इजीली। तो ये इसे कितनी बार 8 टाइम्स कैंसिल करेगा, ये तो 1 टाइम हो ही जाएगा। आपको बेसिकली a ही निकालना है, ठीक है। तो a/8, ये इधर क्या बच रहा है 1/8, यहां क्या बच रहा है, देखो ये 1 है ये 2 है, 3 हो गया, 3 प्लस 1/2, 3 प्लस 1/2 को आप सॉल्व करोगे तो कितना बनेगा 3 और 1/2, 3 2 जा 6 प्लस 1 7/2, ठीक है, और इक्वल टू में 0। इन दोनों को सॉल्व करना फिर उधर शिफ्ट करना, ये सारा काम अभी हमें करना पड़ेगा। तो a/8 प्लस, जरा इन्हें सॉल्व करो, एलसीएम कितना आएगा 8 ही आएगा, तो ये तो 1 का 1 बच जाएगा, प्लस 2 से डिवाइड करो तो 4 टाइम 4 इंटू 7 कितना होता है 28 और इक्वल टू में 0। समझ में आ गई मेरी बात। अच्छा, तो ये क्या बनेगा a प्लस, देखो 29 हो जाएगा और डिवाइड बाई 8 और इक्वल टू में 0। अब जब क्रॉस मल्टीप्लाई करोगे तो डिनोमिनेटर तो 0 में चला जाएगा, तो a का वैल्यू कितना निकल कर आएगा
माइनस का 29 यानी कि 29, तो यानी कि डी में आ रहा है माइनस का 29। मेरा 9 गायब हो गया क्या? कोई बात नहीं, अब दिख रहा है मेरे ख्याल से। ठीक है बच्चों, तो मेरे ख्याल से आपको ये भी बहुत इजीली समझ में आ गया होगा। आगे बढ़ते हैं। ये देखो भाई, ये किसका क्वेश्चन है? तो हमारे फर्स्ट चैप्टर में, 9th क्लास की बात कर रहा हूं, 9th क्लास के फर्स्ट चैप्टर में रैशनलाइजेशन का एक टॉपिक हुआ करता था, अगर आप लोगों को याद है तो ये क्वेश्चन उसी में हुआ करता था। बहुत इजी सा ये क्वेश्चन था, आपको बहुत आराम से ये क्वेश्चन करने का होता था, बस थोड़ा लेंथी होता था पर होता बहुत इजी था। क्या करते थे इसमें? देखो 3 माइनस √8 है, तो आपको ऊपर नीचे किससे मल्टीप्लाई करना होता था? इसके कॉन्जुगेट से, यानी कि 3 प्लस √8 से। इससे क्या होता था? 3 का स्क्वायर 9 होता था, √8 का स्क्वायर 8 होता था, 9 माइनस 8 1 बन जाता था, डिनोमिनेटर 1 होता था सबका। बस यही करना होता था इसमें, है ना। ऊपर चलो, ऊपर वाले नंबर में भी यही करना पड़ेगा आपको, √8 माइनस √7 इंटू उसके कॉन्जुगेट से मल्टीप्लाई। लेंथी है पर बहुत इजी होता था ये क्वेश्चन, है ना। दूसरा वाला टर्म भी हमने ले लिया। अच्छा, यहां मैंने प्लस लगा दिया है, क्वेश्चन में प्लस नहीं है बच्चों, माइनस है, ठीक है, तो हम भी यहां पर माइनस ही यूज करेंगे। ठीक है, हम भी यहां पर माइनस ही यूज करेंगे। ठीक है, ये भी हो गया। आगे बढ़ते हैं। अभी प्लस आ रहा है, ठीक है, प्लस 1/√7 माइनस √6, और इसको भी इसके कॉन्जुगेट से कर दो मल्टीप्लाई, तो √7 प्लस √6 अपॉन √7 प्लस √6। अच्छा, बाकी जो दो टर्म अभी बची हुई है ना, आप समझ जाओगे कि उनको भी क्या करना है, तो मैं उन्हें वहां मेंशन नहीं कर रहा हूं, सीधा आगे की टर्म्स में मैं उन्हें लिख दूंगा। जरा सॉल्व करो तो देखो 1 इंटू ऊपर की टर्म को तो कोई फर्क पड़ने वाला ही नहीं है, और नीचे क्या होगा? a प्लस बी इंटू ए माइनस बी, आइडेंटिटी होती है ना हमारे पास, तो देखो a माइनस बी, ए प्लस बी यानी कि a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, तो a का स्क्वायर यानी कि 9 और √8 का स्क्वायर 8, तो ये इसी तरह से सॉल्व होते जाएंगे। फिर माइनस साइन, ब्रैकेट यूज कर लो, नेगेटिव आ रहा है तो 8 प्लस √7, और नीचे फिर देखो वही √8 का स्क्वायर कितना होगा बच्चों? बच्चों ये रूट में है ना, √8 का स्क्वायर वही 8 होगा, और ये माइनस का 7 बनेगा, तो देखो सबका डिनोमिनेटर तो 1 ही आने वाला है, ठीक है। फिर उसके बाद प्लस आ जाएगा, प्लस आएगा तो यहां पर वही √ में 7, √ में 6, और नीचे तो वही वापस से 8 माइनस 7, यहाँ 7 माइनस 6 हो रहा है, ठीक है। इसकी बाद की जो टर्म्स है ना, अब उनमें भी यही होने वाला है, ठीक है। तो हमने 1 2 3 टर्म्स के लिए लिख लिया, बाकी टर्म्स के लिए अब मैं डायरेक्ट लिख रहा हूं, ठीक है। यहाँ माइनस साइन आ रहा है तो माइनस लगा देते हैं, कहां गया ये रहा, ये माइनस साइन। देखो ऊपर की टर्म क्या बनने वाली है? √6 प्लस √5, और नीचे वही 1 बनेगा, ठीक। इसके लिए भी बात करो, इसके लिए प्लस साइन दिया हुआ है इसने, तो क्या आएगा? √5, और जो नीचे का साइन है उसे चेंज करना होता है, ये √2 प्लस में आएगा, और डिनोमिनेटर में वापस से वही 1 आ जाएगा। अब देखो ये भी 1 बन रहा है, ये भी 1, ये भी 1 और ये भी 1, ठीक है। तो बहुत इजी हो गया हमारे लिए क्वेश्चन। तो देखो 3 प्लस √8, ये माइनस साइन 8 माइनस का √7, ठीक है, प्लस √7 प्लस √6, फिर माइनस साइन अंदर मल्टीप्लाई होगा, तो माइनस का √6 माइनस का √5, और प्लस का √5 प्लस √2, ठीक है। आगे बढ़ो, देखो √8 यहां पर ऑलरेडी है हमारे पास, ये भी √8 ही भैया ना, तो ये √8 से √8 गया, √7 से √7 गया, √6 से √6 गया, √5 से √5 भी गया, ठीक है। तो हमारे पास अल्टीमेटली जो आंसर आएगा ये कितना आएगा? 3 प्लस √2, 3 प्लस √2 हमारा आंसर होगा, ठीक है। तो मेरे ख्याल से बहुत इजी सा क्वेश्चन था ये भी, इसको भी बहुत आराम से आप कर सकते हो, ठीक है। आगे बढ़ते हैं बच्चों, ये क्वेश्चन देखो भाई, बहुत आसान सा क्वेश्चन है। इसमें क्या करना है? इन द फिगर फाइंड द वैल्यू ऑफ y, आपको ये y फाइंड करना है बेसिकली। देखो कितना एंगल है? 1 2 3 और ये 4। सीधा क्या करना है? क्वाड्रिलेटरल का हमें पता है क्या होता है, 4 एंगल्स हैं, चारों एंगल्स का सम 360 डिग्री होता है, तो इन्हें ऐड कर दो और 360 से माइनस कर दो, तो उससे हमारे को ये वाला एंगल पता लग जाएगा। इसे मैं थोड़ी देर के लिए x बोल रहा हूं, है ना। तो ये हो जाएगा 40 प्लस 20 प्लस 30, तो 360 माइनस, ऐड करो 63 90, 20 और 40 60 63 90, ठीक है। अभी 360 में से आपको 90 माइनस करना है, मतलब सो जाता तो 260 बचता था, अभी बचेगा 270। तो 270 कौन आया? x आया। हमें क्या चाहिए? y चाहिए। आपको पता है ओवरऑल एक कंप्लीट एंगल मतलब कितना? 360 डिग्री, तो यानी कि ये तो x का वैल्यू है।
आपको क्या करना चाहिए, 360 में से वापस 270 को माइनस करना चाहिए, तो आपके पास वापस से क्या आ जाएगा 90, यानी कि आपका y कितना आएगा बच्चों 90, तो वो आपका D हो जाएगा। तो मेरे ख्याल से हमने कुछ PYQs जो डिस्कस किए आपको समझ में आए होंगे, कुछ अच्छे लेवल के क्वेश्चंस थे, कुछ एवरेज मॉडरेट लेवल के क्वेश्चंस थे। तो पेपर ऐसा ही आता है, सारे क्वेश्चन टफ नहीं होते, सारे क्वेश्चन इजी नहीं होते, है ना, अच्छे क्वेश्चंस भी होते हैं, कुछ एवरेज क्वेश्चंस भी होते हैं। तो आई होप बच्चों आपको आज का ये लेक्चर समझ में आया होगा। हम मिलते रहेंगे ऐसे और अच्छे अच्छे क्वेश्चंस के साथ। थैंक यू।